हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। आज हम दूसरा सब्जेक्ट आपको हम टीच करेंगे और इस पहला लेसन पढ़ाएंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। याद रखिएगा, अकाउंट्स तो लगभग हम फिनिश ही कर दिए हैं। सारी चीजें हम बताए हैं, अच्छे ढंग से बताए हैं, लेकिन आज जो टॉपिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंपॉर्टेंट है, जो लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और सबसे पहले समझिएगा कि ये भी मैं बताऊंगा कि कितने मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला लेसन है आपका, वो पहला लेसन का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया है, लेसन का नाम क्या है कि होम ट्रेड। और क्या है? कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों को आप देखिएगा, दोनों ही सेम है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं यहाँ पे जो भी चीजें लिख रहा हूँ 100% आपको बता रहा हूँ कि इसमें से याद रखना कि लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर में श्योर पूछेगा। इस लेसन से 100% पूछता है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। इस वजह से बता रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप हेडिंग रट जाइएगा, याद रखिएगा। एग्जामिनर जो होता है, जो आपको कॉपी चेक करता है, वो आपके अंदर के मटेरियल को नहीं चेक करता है ज्यादा। आपका हेडिंग अगर सही होगा तो एग्जामिनर समझ जाता है कि अगर हेडिंग सही लिखा है बच्चा, तो अंदर जो कंटेंट होगा वो सही लिखा होगा। तो यहां पर देखिए, पहला जो लेसन नाम है होम ट्रेड। होम ट्रेड में क्या? कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब व्यापारिक सौदे की गतिविधियां क्या होती हैं। कौन से व्यापारिक सौदे गतिविधियां? होम ट्रेड। होम ट्रेड किसे कहते हैं, इससे जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक होता है कि आखिर ट्रेड क्या होता है। यहां पर मैंने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, देखिए। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड को हिंदी में व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापार बोलते हैं। सर, व्यापार होता क्या है? It's not requirement to expand about it because already you have taught in the 11th class। आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि व्यापार किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं, व्यवसाय किसे कहते हैं, कॉमर्स किसे कहते हैं। कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। इसे सब क्या बोलते हैं? छोटी छोटी चीजें। आई होप आपको पता होगा। तो चलिए हम आज यहाँ पर बात करते हैं आखिर ट्रेड क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, व्यापार क्या होता है। देखिए, धन कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तु तथा सेवाओं का क्रय विक्रय हमारा क्या कहा जाता है? व्यापार कहा जाता है। भाई, धन कमाना का उद्देश्य तो होना ही होना चाहिए। जब तक धन कमाने की कोई जिज्ञासा नहीं होगी, प्रॉफिट अर्न करने की कोई एम्बिशन नहीं होगा, 100% यू कांट डू एनी बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस काम का एक ही उद्देश्य होता है, हाउ टू गेट प्रॉफिट एंड हाउ मच गेट प्रॉफिट। हम कैसे काम करते हैं और हमको कितना प्रॉफिट होता है, इट्स द मेन पर्पज, इट्स द मेन ऑब्जेक्ट, इट्स द मेन गोल ऑफ और बिगिन टू बिजनेस। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं? ट्रेड की बात करते हैं। सर, ट्रेड क्या होता है? अर्न द प्रॉफिट मोटिव बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ ट्रेड। उसे ही हम ट्रेड कहते हैं। धन कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तु तथा सेवाओं का क्रय विक्रय हमारा व्यापार कहता है। अब व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? एवरीबडी आस्क्स यू दैट्स हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेड, सो यू शुड रिस्पॉन्ड एट दैट टाइम इमीडिएटली, सर, 2 काइंड्स ऑफ ट्रेड। फर्स्ट होम ट्रेड, सेकेंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को हिंदी में देसी व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देसी व्यापार। देसी व्यापार क्या होता है, होम ट्रेड क्या होता है? सबसे पहले बात यह समझिए, होम माने अपना घर। ये जो मेरा देश है, मेरे लिए एक घर के समान है। तो समझिए, जब किसी भी वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन हम अपने ही देश में करते हैं, दूसरे देश में नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं देसी व्यापार। मतलब जब किसी भी वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन किसी दूसरे देश में न करके हम अपने ही देश में करते हैं, उसे हम बोलते हैं देसी व्यापार। मैंने दोनों तरीके से इसको आपको बता दिया। इंग्लिश में सुनिए, व्हेन आई ट्रांजैक्शन एनी गुड्स एंड सर्विसेज नॉट एन अदर कंट्री एट इन माय कंट्री इज कॉल्ड क्या होता है? होम ट्रेड बोलते हैं। होम ट्रेड को नेशन ट्रेड भी के नाम से लोग जानते हैं। तो ये रहा आपका देसी व्यापार। अब देखिए, देसी व्यापार के कितने प्रकार होते हैं? आपको पता ही है कि देसी व्यापार, जब कोई भी व्यापार अपने यहां करेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला लोकल ट्रेड होता है। लोकल को हिंदी में स्थानीय व्यापार कहते हैं। ऐसा व्यापार जो एक निश्चित स्थान पर होता है, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी रेपुटेशन एक पर्टिकुलर क्या होता है, लोकल स्थान पे होता है, उसे हम बोलते हैं स्थानीय बाजार। दूसरा स्टेट ट्रेड। स्टेट मतलब क्या होता है बेटा? राज्य होता है। यहां पे लिखा भी हुआ है राज्य व्यापार। जब आपका व्यापार एक तहसील से हटके, एक निश्चित स्थान से हटकर, एक लोकल से हटकर, एक डिस्ट्रिक्ट से हटकर एक राज्य स्तर तक जब आपका व्यापार फैलता है, उसे हम बोलते हैं राज्य व्यापार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेट ट्रेड। जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो केवल हम अपने यूपी में ही करें, केवल यूपी, तो उसे हम बोलते हैं राज्य व्यापार।
क्यों? क्योंकि हम केवल अपने राज्य के अंदर ही हम किसी गुड्स एंड सर्विस का हम व्यापार कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या होता है? इसे बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। मतलब इंटर स्टेट, यहां पर आप ट्रेड लगा सकते हैं, आई हैव फॉरगेट, तो इसको बोलते हैं हिंदी में अंतरराज्यीय व्यापार। देखिए इंटर माने प्रवेश करना, स्टेट माने राज्य। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब हमारा जो देश है, भारत देश है, इसमें कितने राज्य हैं? 28 जो कंट्रीज हैं आपकी, सॉरी 28 जो स्टेट हैं आपके, जो राज्य हैं। जब हम अपना व्यापार यूपी से बढ़ के हम अपने देश के समस्त राज्यों के बीच में हम कर पाएंगे, समस्त राज्यों के मध्य हम कर पाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट। समझ में आ रही बात? ध्यान से समझिए। इंटर माने प्रवेश, स्टेट माने राज्य। जब हम एक दूसरे के राज्य में प्रवेश करके हम अपना व्यापार करेंगे, उसे ही कहा जाता है इंटर स्टेट। यूपी अगर हम है तो हम मध्य प्रदेश से भी अपना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, उसे ही कहा जाता है इंटर स्टेट। जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जब कोई व्यापार होता है, उसे अंतरराज्यीय और इंग्लिश में इंटर स्टेट ट्रेड के नाम से जानते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी का हम यानी होम ट्रेड का ही इसमें हम क्या करेंगे? व्यापारिक सौदों की गतिविधियों का हम इसमें स्टडी करेंगे कि जो होम ट्रेड होता है, जो देशी व्यापार होता है, जब गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन हम अपने ही कंट्रीज में करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, उसका क्या होता है, क्या गतिविधियां होती हैं, नोट कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट है, और 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में इससे जरूर आएगा, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहां पे लिखा हुआ हूं। तो ये रहा है आपका ट्रेड। कौन सा ट्रेड? होम ट्रेड। और होम ट्रेड का मैंने काइंड्स भी यहां पे डिफाइन कर दिया। लेट्स नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। एकदम जस्ट इसी का अपोजिट होता है। जब किसी भी वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन हम अपने देश में न करके हम किसी दूसरे देश में करते हैं, आउट ऑफ कंट्री, इज कॉल्ड अ फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार। हम विदेश में करते हैं। अब इंग्लिश में सुनिए, व्हेन आई ट्रांजैक्शन एनी गुड्स एंड सर्विसेज नॉट अवर कंट्री एट एन अदर कंट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेन ट्रेड। उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ, सो यू विल बी गेट इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड and interport trade. It's very very important for you, and many times I've asked the many chances in your examination, how many kinds of foreign trade. Everybody asks you that if you related to commerce students, so that 100% मैं जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आप उसको रिमेंबर रखिएगा। देखिए क्या होता है, आयात व्यापार होता है। आयात व्यापार को इंपोर्ट, निर्यात व्यापार दूसरा, इसको एक्सपोर्ट, और इंटरपोर्ट होता है पुनः निर्यात। ये इंटरपोर्ट 2 नंबर में आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है। किसमें पूछ लेता है? वेरी शॉर्ट में, कि बताइए कि पुनः निर्यात व्यापार हिंदी वालों से पूछता है और इंग्लिश में लिखा रहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपोर्ट ट्रेड। अब देखिए आयात माने आयात, इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब जब हम किसी दूसरे देश से सामान अपने यहां मंगवाते हैं उसे कहा जाता है इंपोर्ट। दूसरा एक्सपोर्ट क्या होता है? जब किसी भी गुड्स एंड सर्विस को हम किसी दूसरे देश में भेजते हैं, दूसरे कंट्रीज को सेल करते हैं, सेंड करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट, मतलब हमने भेजा। इंटरपोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट माने ये होता है कि किसी दूसरे देश से जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट करते हैं किसी एन अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसे ही कहा जाता है इंटरपोर्ट। समझिए एक एग्जांपल, ये रहा है आपका इंडिया, ये आपका रहा रूस, ये रहा आपका चाइना। अब इंडिया एक राइफल मंगवा रहा है, किससे? रूस से। अब इंडिया इस रूस से क्या किया? राइफल मंगवाकर किसको इशू कर दिया? चाइना को। तो समझिए, जब ये मैंने यही कहा कि जब कोई भी देश किसी दूसरे देश से कोई भी गुड्स का डिमांड यानी इंपोर्ट करता हो दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसे ही क्या कहा जाता है? इंटरपोर्ट। एनी प्रॉब्लम हियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह इंटरपोर्ट बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है और अच्छे ढंग से इसको तैयार रखना है। तो ये रहा है आपका, मैंने आज ट्रेड के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेड। कितने प्रकार के होते हैं, डिफाइन करिए। 6 नंबर में ये पूछ सकता है कि देशी व्यापार किसे कहते हैं, देशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, ये आ सकता है। या फिर पूरा पूछ लेगा, आपको लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेड विल बी डिफाइंड। आप उसको डिफाइन करिएगा।
तो चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है जो लॉन्ग में 100% श्योर है कि लॉन्ग में आता है, वो आता है कि जो होम ट्रेड होता है देसी व्यापार के सौदे की गतिविधियां, आई मीन स्टेज ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक माने भी होता है घरेलू और होम ट्रेड माने भी होता है घरेलू। तो मतलब स्टेज ऑफ डोमेस्टिक एंड होम ट्रेड, मतलब देसी व्यापार अर्थात होम जो ट्रेड होता है उसकी क्या एक्टिविटी होती है, क्या स्टेज होता है, क्या गतिविधियां होती हैं। तो चलिए हम इस लेसन पे आपको मेंशन किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हेडिंग है और 11 हेडिंग ही आपको पढ़नी है। याद रखिएगा, अगर ये याद हो जाएगा तो श्योर मानिए कि 10 नंबर क्लियर है। पहला लेसन आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आप लगा भी लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप एक बात बताइए कि अगर आप कहीं किसी दुकान पे जाते हैं और आपको किसी से सामान लेना होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? जाहिर सी बात है कि सर हम उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। फर्स्ट स्टेज टोल्ड विथ यू दैट यू शुड इंक्वायरी ऑफ फर्स्ट, सबसे पहले आप उस गुड्स एंड सर्विस के बारे में पूछताछ करेंगे कि हाँ सर ये कितने का वस्तु है, ये कितना चलेगा कि नहीं चलेगा, सारी की सारी चीजें आप उससे क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे। तो ठीक ऐसे ही समझिए कि जब कोई भी व्यापारी कहीं से माल मंगवाता है या माल खरीदता है तो माल खरीदने से पहले उसके बारे में भली प्रकार एक्सपोर्टर से क्या करेगा? पूछताछ करेगा कि भैया जो आप गुड्स एंड सर्विस हमको दे रहे हो कितने का है, हम कितने के सेल करेंगे, हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, उस सारी की सारी चीजें वो उससे पूछताछ करता है। तो उसे ही पहले बार में क्या होगा? इंक्वायरी हो जाएगा। दूसरी बार क्या होता है? जब हम किसी भी एक्सपोर्टर से, जब किसी भी सेलर से हम पूछताछ करते हैं और सेलर मुझे जो बताता है, जो रिस्पॉन्स देता है, जो उत्तर देता है, अगर वह उत्तर लिख के कागज पे मुझे पत्र के माध्यम से देता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? भेजना कहते हैं। सेंट ऑफ कोटेशन, वेरी मोस्ट 2 नंबर में पूछ लेता है। प्रीवियस ईयर में भी आया है, उसके प्रीवियस ईयर में आया है, कई साल क्वेश्चन आया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। तो बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अब इसको समझिए, निरख मतलब होता है कि जो हम पूछे हैं, जिससे हम इंक्वायरी लिए हैं अपने गुड्स एंड सर्विस के बारे में, अगर उसने मुझे रिस्पॉन्स कर दिया तो उसका रिस्पॉन्स करना ही मेरे लिए कोटेशन होता है। इज दैट क्लियर? अब कैसे पूछता है कि कोटेशन लेटर क्या होता है या कोटेशन किसे कहते हैं? तो आपको क्या लिखना है कि पूछताछ के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे ही हम निरख पत्र कहते हैं, उसे ही निरख हम क्या बोलते हैं? भेजना कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा, तीसरा क्या है? जब आप पूछेंगे वो आपको बताएगा, अगर आप संतुष्ट हैं कि हाँ यार मेरे लिए सही है, मैं इसको लूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो तुरंत व्यापारी क्या करेगा? आदेश दे देगा, आई मीन प्लेस ऑर्डर। तुरंत वो क्या कह देगा? हाँ तो फिर इतनी पेटी मुझे माल आप दे दीजिए। आप ऑर्डर कर दिए, ऑर्डर करने के बाद फिर आदेश की स्वीकृति, वो तुरंत जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे वह व्यक्ति यानी कौन? सेलर तुरंत आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, हम आपको इतनी पेटी गुड्स एंड सर्विस को क्या कर देंगे? गुड्स को, माल को भेज देंगे। अब आप जब आदेश देंगे तो आदेश देते समय वह व्यक्ति आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? कि व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? आप मुझसे माल उधार लेना चाह रहे हैं या नगद लेना चाह रहे हैं? 2 कंडीशन को ऑरिजिन होती है। अगर वो आपको जान रहा है तो हो सकता है उधार भी ले ले, अगर नहीं जान रहा है तो आप कैश भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ऑर्डर वो एक्सेप्ट करने से पहले आपसे क्या करेगा? पूछेगा कि भैया उसकी क्या, यही इसी को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक स्थिति की जानकारी और इंग्लिश में कहा जाता है इंक्वायरी का फाइनेंशियल कंडीशन। मैं दोनों में यहां पे बता रहा हूं। तो आदेश लेने से पहले वो पूछेगा कि भैया आप जो हमसे गुड्स एंड सर्विस का ऑर्डर किए हो, माल का ऑर्डर आदेश दिए हो, यह आप उधार लोगे या मुझे कैश पेमेंट करोगे? तो इसके बाद जब आप बता देंगे कि हाँ भैया मैं इतना नगद दूंगा या इतना कैश दूंगा या इतना मैं क्रेडिट पर लूंगा, जो भी आपकी कंडीशन होगी, जब आप उसको क्या कहते हैं बता देंगे, आइडेंटिफिकेशन कर देंगे उसको, तो फिर वो क्या कर देगा? जितना आपका आदेश होगा, जितना आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो आपके माल का क्या करेगा? संग्रहण एवं संवेष्टन, इंग्लिश में कलेक्शन एंड पैकिंग ऑफ योर ऑर्डर्स अकॉर्डिंग गुड्स, मतलब जो आपने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर के अनुसार आपके माल का वो तुरंत क्या करेगा? उसका संग्रह करेगा, मतलब उतना आपको देगा, और जब माल इकट्ठा कर लेगा तो उसकी पैकिंग क्या करेगा? वो कर लेगा। इज दैट क्लियर? और जब माल का पैकिंग कर लेगा तो तुरंत वो क्या करेगा? माल भेजना, डिस्पैच ऑफ गुड्स, फिर तुरंत उस माल को पैक करके आपके अकॉर्डिंग जहां आपका पता होगा, जहां आप माल मंगवाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी सेलर को बताएंगे तो सेलर आपके पते के अनुसार आपके माल को आदेशित कर देगा, माल भेज देगा। इसके बाद बीजक तैयार करना, बीजक माल भेज देगा,
ट्रेन पर रखवा देगा। अब पहुंचने में 2-4 दिन तो लगता ही है। तब से वो क्या करेगा, माल का बीजक बनाएगा, मतलब प्रिपेयरिंग ऑफ इनवॉइस। ये बीजक क्या होता है, बीजक में याद रखता है हमेशा सेलर देता है, सेलर उस बात की जानकारी पूरी उस पे मेंशन करता है इनवॉइस में कि आपका एक वस्तु कितने में पड़ेगी, आप कितने में बेचेंगे, कितना जाने में खर्च लगा, कितना यहां पर लादने में खर्चा लगा, उस सारी की सारी जानकारी आपकी एक कागज पे लिखी होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने गुड्स एंड सर्विस को उसी के अकॉर्डिंग आप बेचेंगे। जितना कैसे बेचेंगे, जितना आप वहां पर लगाए हैं कॉस्ट प्लस जितना एक्सपेंस होगा उसको आपने प्लस किया, प्लस फिर प्रॉफिट आप प्लस करेंगे कि हाँ अब इतना हो गया, अब हम मुझे कितना प्रॉफिट लेना है। 3 स्टेज होते हैं, सबसे पहले क्या कॉस्ट लगा, दूसरी बात कितना एक्सपेंस किए, तीसरी बार हम प्रॉफिट कितना लेंगे। 3 चीज आप इंक्लूड करके तब आप क्या करेंगे, उस गुड्स को बेचेंगे ताकि आपको प्रॉफिट हो। तो बस वही बात है कि वो तुरंत उसी बीजक बनाएगा, बीजक में इस बात की वह जानकारी देगा विक्रेता क्रेता को कि हाँ याद रखिएगा, सेलर परचेजर को यह इंफॉर्मेशन देगा कि आप जो गुड्स मंगाए हैं एक गुड्स का कॉस्ट इतना है, आपका एक्सपेंस इतना पड़ रहा है, और आपको प्रॉफिट जितना लेना हो आप प्रॉफिट लेकर इतने रुपए में आप इसको सेल कर सकते हैं। तो उसी की जानकारी जो देती है उसी को ही कहा जाता है बीजक, और इंग्लिश में कहा जाता है प्रिपेयरिंग ऑफ इनवॉइस, जिसके अकॉर्डिंग परचेजर गुड्स एंड सर्विस को अपने कस्टमर को बेचेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं माल भेजने की सूचना देना, फिर इसके बाद तुरंत वो लेटर ऑफ एडवांसिंग, आई मींस परचेजर को सेलर तुरंत क्या कर देगा, एक लेटर लिख देगा कि भैया मैंने आपके गुड्स को डिस्पैच कर दिया है, आई हैव डिस्पैच्ड योर गुड्स एंड रिलेटेड टू हैव गिवन द इंफॉर्मेशन हाउ टू एंड वेयर द सेंड ऑफ योर गुड्स एंड व्हाट इज द राइट टाइम फॉर सेंडिंग योर गुड्स, दीज आर ऑल इमेंट्स हैव द मेन पॉइंट्स टू इन्फॉर्म द परचेजर। तो ये बात हो गई, माल भेजने की सूचना दे देगा कि हाँ भैया मैंने आपके माल को क्या कर दिया है, भेज दिया है। इसके बाद फिर जो लास्ट है हेडिंग कि माल की सुपुर्दगी लेना, आई मींस जब परचेजर क्या करेगा, गुड्स को अचीव कर लेगा, गुड्स को एक्नॉलेजमेंट कर लेगा, गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा, तो तुरंत उसकी सूचना वो क्या कर देगा, वहां पर भेज देगा किसके पास, सेलर के पास कि हाँ भैया जो ने आपने जो गुड्स एंड सर्विस को मेरे पास भेजा है, आई हैव एक्सपेक्टेड दैट, आई हैव एक्नॉलेजमेंट दैट, मैंने उसको क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। फिर जब आप उस माल को परचेजर जो है जब रिसीव कर लेगा उस गुड्स एंड सर्विस को, तो वो देखेगा ओपन करके कि जब हम सामान खरीदने से पहले मैं जब पूछताछ किया था तो जो सैंपल मुझे दिए थे जब वो भेजा है तो वह माल उसी सैंपल के अकॉर्डिंग है या नहीं, मैंने जो ऑर्डर किया था। अगर ऑर्डर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, और कहीं उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो स्वीकार करने के बाद वो तुरंत शिकायत तथा उसका समायोजन जैसी बात करेगा, कंप्लेन करेगा और ये कहेगा कि भैया मैंने जैसा आपको गुड्स एंड सर्विस भेजा था वैसा है नहीं, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप इसका कुछ करिए, क्योंकि मैंने ऑर्डर कुछ दूसरा दिया था, आपने कुछ दूसरा भेजा है, तो जो उसका प्रॉब्लम होगी और वही उसका समस्याएं वो समाधान करेगा। तो मैंने यहां पर हेडिंग बाय हेडिंग लिख दिया, एक बार फिर समझिए। सबसे पहले इंक्वायरी करेगा, कोई भी परचेजर पहले गुड्स एंड सर्विस खरीदने से पहले सेलर से इंक्वायरी करता है। इसके बाद फिर वह क्या करेगा, परचेजर सेलर जो रिस्पॉन्स देता है परचेजर को उसे ही कोटेशन कहते हैं, और फिर प्लेसिंग ऑर्डर, फिर तुरंत क्या करेगा परचेजर सेलर को ऑर्डर दे देगा कि हाँ भैया इतना मुझे सामान चाहिए। तुरंत जैसे ही ऑर्डर देगा और सेलर तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा ऑर्डर को। एक्सेप्ट करते समय वो बल्कि चार्ज की जानकारी करेगा कि जो मुझसे आप ऑर्डर किए हैं वो नगद लेंगे या उधार लेंगे। तो जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर देंगे तो वो तुरंत क्या करेगा, आपके ऑर्डर का जितना आपको चाहिए उतना वो माल का कलेक्शन एंड उसका पैकिंग करना शुरू कर देगा। जब पैकिंग कर लेगा तो तुरंत इसके बाद वो डिस्पैच कर देगा। डिस्पैच करने से पहले वो क्या करेगा, प्रिपेयरिंग ऑफ इनवॉइस, फिर वह इनवॉइस यानी बीजक को क्या करेगा, प्रिपेयरिंग कर लेगा। कि बीजक में ही बताता है कि आपका गुड्स एंड सर्विस कितने का है और कितने का नहीं। इसके बाद फिर लेटर ऑफ एडवांसिंग है। लेटर ऑफ एडवांसिंग मतलब क्या है कि माल की सूचना देना कि हाँ भैया मैंने आपको क्या कर दिया है, माल भेज दिया है। और फिर जब परचेजर माल पा जाएगा तो वो भी सूचना दे देगा कि हाँ हमने आपके माल को पा लिया है जो आपने वहां पे हमको भेजा था। और इसके बाद कंप्लेन एंड एडजस्टमेंट, अगर हमारे अनुसार है, परचेजर के अनुसार है तो कोई क्या कहते हैं कंप्लेन नहीं है। अगर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है जैसा ऑर्डर किया था, तो उसका कंप्लेन लिखेगा और ये कहेगा कि हाँ आप इसको क्या करिए, हमारे अकॉर्डिंग बनाइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर एक टॉपिक और इसमें छूट रहा है, मैं उसको इस वीडियो में कंप्लीट करवाता हूं।
हाँ बेटा देखिए, अभी मैंने दो टॉपिक बताया आपको जो कि दोनों इंपॉर्टेंट थे। ट्रेड मैंने बताया, ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बताया। फिर इसके बारे में मैंने बताया कि क्या कोर्सेज होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के, होम ट्रेड के कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, स्टेज क्या होती है, मैंने वो बताया। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आपका पुटअप होता है एग्जाम में कि ये बताइए कि रेल द्वारा माल भेजने की क्या गतिविधियां होती हैं। मतलब व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय ट्रेन इफ यू वांट टू सेंड goods and services one place and another place from by train, so what have the procedure at that time। आपका प्रोसीजर क्या होता है उस समय, ये आपको बताना है। ये 100% बता रहे हैं कि 6 नंबर में ये भी वेरी मोस्ट है। पहला लेसन जो है आपका, ये पहला लेसन जो मैंने टॉपिक बताया इसको नोट कर लीजिए बुक में और पढ़िए। श्योर बता रहे हैं, आप पेपर देखिएगा 100% आए हुए हैं। देखिए पहला क्या है, अब आप कल्पना करिए, सपोज करिए कि अगर हमको किसी को गुड्स भेजना हो ट्रेन से तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर होता है। या अब इसको हटाइए, याद करने का तरीका ये समझिए कि अगर मुझे दिल्ली जाना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है मोबाइल निकालेंगे और यह सेलेक्ट करेंगे कि कौन से ट्रेन से मुझे जाना है। पहला क्या है कि अगर आपको गुड्स भेजना है, आई मीन सेलर को अगर कहीं गुड्स भेजना हो तो सबसे पहले वो क्या करेगा, रेलगाड़ी का निश्चय करेगा, आई मीन डिटरमिनेशन ऑफ ट्रेन, कि कौन सा ट्रेन वहां तक यानी डेस्टिनेशन प्लेस तक जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले वो क्या करेगा, उस ट्रेन को डिटरमिनेट करेगा, ट्रेन को निश्चित करेगा। दूसरी बार कि जब ट्रेन को निश्चित कर लेगा तो माल की पैकिंग करना, आई मीन पैकिंग ऑफ गुड्स, तो कौन सा माल उसको भेजना है उस माल को भली प्रकार से क्या करेगा, वो पैकिंग कर लेगा। तो जब माल का पैकिंग कर लेगा, तीसरा क्या स्टेप होगा कि माल को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना, यानी ड्रॉप ऑफ गुड्स कहां, एट द स्टेशन। बात समझ में आ रही है। फिर जब वो माल को, बहुत इजी है, इसको खास बताने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा बात है कि माल को पैकिंग कर लेगा, इसके बाद माल को भाई अपने से तो जाएगा नहीं, उसको लेकर ट्रेन प्लेटफॉर्म तक लेके जाएगा। तो वहां पर लेके जाना, अब ध्यान से समझना, जब वहां पर लेके जाएगा तो प्रार्थना पत्र भरना, ये किसके प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा, पार्सल मैन, एक पार्सल मैन होता है, उसके माध्यम से एक प्रार्थना पत्र भरा जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ साथ रिस्क नोट भी भरा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन पहले हम प्रार्थना पत्र बता रहे हैं। तो प्रार्थना पत्र यानी फिल अप द रिक्वेस्ट लेटर। प्रार्थना पत्र में यह चीज भरा जाता है कि हाँ, जो आप गुड्स एंड सर्विस को भेजना चाह रहे हैं, वो भेजने के लिए 2 प्रकार का वो लेटर भरवाता है आपसे रेलवे, हमेशा याद रखिएगा। कौन, पार्सल मैन भरवाता है। पहला क्या, फॉरवर्डिंग नोट। सर अब आप समझेंगे कि सर ये फॉरवर्डिंग नोट क्या होता है। यस, absolutely, you should ask me, you should origin this question in your mind, it is very important। कब, कहां, कैसे, where is the not important is mind। अगर नहीं आ रहा है तो आपके जीवन में कभी भी यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप समझिए मैं क्या बोला कि माल को रेलवे स्टेशन पहुंचाने तक वहां पर पार्सल मैन जो आएगा, पार्सल मैन देखेगा तो आपसे क्या कराता है, रिक्वेस्ट लेटर भरवाता है। रिक्वेस्ट लेटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला भरवाएगा फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग नोट मतलब अगर आपका सामान छोटा है, अगर आपका सामान कम है, तो आप से वह पूछेगा कि यह सामान आप किससे भेजना चाह रहे हैं। अगर आप सवारी गाड़ी से भेजना चाह रहे हैं, जिसमें लोग जाते हैं, उससे अगर भेजना चाह रहे हैं तो आपको फॉरवर्डिंग नोट भरना पड़ेगा। अगर आपके माल को कंसाइनमेंट, आई मीन मालगाड़ी के माध्यम से जब भेजना चाह रहे हैं तो आपको कंसाइनमेंट नोट भरना पड़ेगा। याद रखिएगा, आप समझेंगे। फॉरवर्डिंग नोट में आपका माल जल्दी से पहुंचता है। अब फॉरवर्डिंग नोट जिसमें ट्रेन नोट करते हैं ना, जो क्या कहते हैं, यात्री जाते हैं, जब हम लोग सफर ले जाते हैं तो थोड़ा सा बैग होता है, हम डाल देते हैं, नीचे रख देते हैं, उसी को सवारी गाड़ी कहते हैं। जिसमें आदमी जाए, अगर उससे हमको सामान भेजना हो तो उसे हम बोलते हैं, वहां पे हमको फॉरवर्डिंग नोट भरना पड़ता है। और अगर मेरा माल ज्यादा है, आउट ऑफ रूल्स ऑफ रेलवे है, तो वो तुरंत हमको क्या करेगा, सजेस्ट करेगा कि आपको इतना जो माल है वो क्या करिए, आपको मालगाड़ी के माध्यम से भेजना है। तो मालगाड़ी के माध्यम से जब हम भेजते हैं तो वहां पे हमको कंसाइनमेंट नोट फिलअप करना पड़ता है। फॉरवर्डिंग नोट में मेरा माल जल्दी से पहुंचता है और कंसाइनमेंट नोट से मेरा माल धीमे पहुंचता है। देन फॉरवर्डिंग नोट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए,
एक एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कंसाइनमेंट नोट कब भरा जाता है। कंसाइनमेंट नोट तब भरा जाता है जब कोई भी माल माल को हम मालगाड़ी से भेजना चाह रहे हो, तब वहां पर कंसाइनमेंट नोट। जब हम उस माल को रेलवे क्या कहते हैं, जो गाड़ी से, कौन से सवारी गाड़ी से जिसमें से आदमी भी जाते हैं, जब हम उससे भेजना चाह रहे हैं तो वहां पे हमको फॉरवर्डिंग नोट भरा जाता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद फिर रिस्क नोट भरा जाता है। रिस्क नोट क्या होता है कि जब आप माल लेके जाते हैं, जब वहां पे रेलवे में जब आप भेजना चाहते हैं, जब वो पार्सल मैन चेक करेगा कि हाँ आप इतना सामान भेजना चाह रहे हैं, अगर आपकी पैकिंग रेलवे के अकॉर्डिंग है तो वह अपने, याद रखिएगा, फिर वह अपने क्रेडिट पर माल भेजेगी। अगर वो उसके अकॉर्डिंग आपका नहीं है तो याद रखिएगा यहां पर दो चीजें निकल के आ जाती हैं, समझिएगा रिस्क नोट में। पहला, एट द ओनर ऑफ रिस्क, मतलब स्वामी अपने जोखिम पर माल भेजेगा। वो कब होगा कि अगर आपकी पैकिंग, अगर आपका माल रेलवे के अनुसार नहीं है, जैसा रेलवे भेजता है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो तुरंत आपसे कह देगा कि देखिए हम इसकी गारंटी नहीं लेंगे, यह आपके गारंटी पर हम भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अनुसार आपका क्या है यह नहीं है। स्वामी कह देगा तुरंत, कौन? रेलवे, कि देखिए आपके अकॉर्डिंग अगर हम भेजेंगे तो फिर अगर खराब होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पैकिंग, आपका जो गुड्स एंड क्या कहते हैं रख रखाव है वो रेलवे के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आपका सब कुछ सही है तो रेलवे तुरंत क्या करेगी, अपने एट रेलवे रिस्क, वह तुरंत रेलवे अपने अधिकार से, यानी रेलवे अपने क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तुरंत उसको माल भेज देगी। और अगर रेलवे भेज देता है, अगर खराब हो गया, आपका माल नष्ट हो गया, तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रेलवे डिपार्टमेंट की होती है। एंड इट्स नेसेसरी ही विल पेड आफ्टर डिस्ट्रॉय योर गुड्स एंड सर्विसेज। आपके कोई भी गुड्स एंड सर्विस अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इट्स ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट, ही विल बी पेड राइट नाउ। जितना आपका खत्म होगा वो तुरंत आपको उसी समय पेड करेगा। आगे देखिए, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, रेलवे को अभी समझिए, माल को रेलवे अधिकारी को सुपुर्दगी करना, मतलब एक्नॉलेजमेंट टू द गुड्स ऑफ रेलवे ऑफिसर। जब पार्सल मैन ये सारी बातें करवा लेगा, प्रार्थना पत्र यानी क्या, रिक्वेस्ट लेटर फिलअप करवा लेगा, इसके बाद फिर रिस्क नोट फिलअप करवा लेगा, तो फिर तुरंत पार्सल मैन क्या करेगा, उस लिस्ट को किसको दे देगा? अधिकारी ऑफिसर को दे देगा जो उससे हाई रैंक के हैं। तो फिर वो आता है, आपके सामान को चेक करेगा उस लिस्ट में और सब देख लेगा, सब चेक कर लेगा कि हाँ जैसा जैसा उसमें रिस्क नोट में जैसा जैसा रिक्वेस्ट लेटर में भरा हुआ है, कितना क्वांटिटी है, कहां जाएगा, कौन सा नाम है, कौन भेज रहा है, सारी बातें जब चेक कर लेगा, चेक करने के बाद वह आपसे किराया लेगा। क्या लेगा बेटा? किराया लेगा। याद रखिएगा, जो किराया देता है, जब किराया आप देंगे, जो भाड़ा चार्ज लगाएगा, जब आप देंगे तो आपको देने के बाद वह एक आपको रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा, एक आपको रसीद प्रोवाइड करेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं रेलवे रसीद या रेलवे बिलिटी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत बार पूछा है और पूछ सकता है 2 नंबर में से कि रेलवे बिलिटी या रेलवे रसीद किसे कहते हैं। मैंने फिर से बताया और मैंने फिर से भी बता दे रहा हूं कि जब पार्सल मैन वो लिस्ट यानी कौन, रिक्वेस्ट लेटर अब प्लस रिस्क नोट भरवा के सारा का सारा जब अपने बड़े रैंक के अधिकारी को सौंप देगा, तो बड़े रैंक अधिकारी आके उसको चेक करेगा कि जो इसमें भरा हुआ है पूरी तरह से सही है या नहीं। जब पाता है कि पूरी तरह से सही है तो कहां जाएगा, जहां तक हम माल भेजना चाह रहे हैं वो उसका किराया बताएगा, हम किराया पेड करेंगे, तो हमको जो रसीद देगा उसी रसीद को हम रेलवे रसीद, रेलवे बिलिटी के नाम से जानते हैं। इट्स नॉट रिक्वायरमेंट टू explain about the railway receipt because I have already right now explain, मैंने अभी तुरंत एक्सप्लेन किया है, इसमें रेलवे रिसिप्ट को बताने की जरूरत नहीं है। पहला लेसन आपका मैंने आज खत्म कर दिया, इसको नोट करिए और आप समझिए मैं जितना जितना टॉपिक बताया हूं 3 ही टॉपिक है। ट्रेड किसे कहते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेड, दूसरा व्हाट इज द कोर्सेज या व्हाट इज द स्टेज ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन कितनी गतिविधियां होती हैं, और तीसरा है कि रेलवे द्वारा माल भेजने की क्या गतिविधियां होती हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय ट्रेन। इसको मैंने अच्छे ढंग से बताया और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कोई लेसन उठा के लेके आएंगे, पिकअप करके आएंगे जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और जहां से
ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, वो आपके लिए प्रॉफिटफुल होगा। आप उसको जरूर स्टडी करिएगा, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा, और कहीं भी देख लीजिए इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएगा और 100% आएगा। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट my channel will be subscribe and share in your friends. It's my request with you, because you know we are hard working for you and it's your responsibility to expand my channel. Okay, thank you. We'll be meet next day.